हेलो हाय नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम लोग विद्यादान के चैनल पे 2025-2024 के एसएससी सीएचएसएल का पीवाईक्यू क्वेश्चन का संग्रह देखते हैं, जिसमें आपको मैथ और इंग्लिश का मिलता है। मैथ मेरे द्वारा यानी मैं रोशन कुमार आरजे सर के द्वारा मैथ मिलता है, और इंग्लिश हमारे मिश्रा सर के द्वारा आपका इंग्लिश का डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें आपको हर सेट हर शिफ्ट के साथ प्रश्नों का हूबहू प्रश्न के साथ आप लोगों का डिस्कशन किया जाएगा। आप अपने दोस्त और साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट भी क्या कीजिए, जो आप अच्छी सुझाव हो हम लोग को कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए सीधे आज सेशन की ओर चलते हैं। आज हम लोग 28 नवंबर का शिफ्ट 3 का पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछा हुआ प्रश्न का डिस्कशन देखेंगे। चलिए सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक उत्पाद को 20% हानि पर 80 रुपया में बेचता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में सबसे इजी प्रश्न है, तो इस प्रश्न में हम बहुत तरीका से बना सकते हैं और बहुत तरीका से सोच सकते हैं। सिंपल वे क्या है, हम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर रख दें, तो हम कह सकते हैं 100 रुपया अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो 80% का वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है वह 80 रुपया के बराबर। कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा क्या होता है, 100% यानी 100 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से कह सकते हैं 100 रुपया। अब आसानी से टिक लगा के निकल सकते हैं प्रश्न में। अगर आप बेसिक से बनाते हैं, 20% का अर्थ होता है 20% का अर्थ होता है 1/5। 5 रुपया हमारा क्या है, सीपी है। इस पे 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 4 रुपया। एसपी हमारा 4 रुपया, 20% का हानि होता है। 5 रुपया सीपी है, 1 रुपया का लॉस हो गया, तो एसपी हमारा 4। ये 4 का वैल्यू कितना के बराबर है, 80 के बराबर। तो ये 5 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 5 × 20, 100 के बराबर। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, जो तरीका आपको फॉलो है आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 2 केजी चीनी 40 रुपए प्रति केजी की दर से 3 केजी चीनी 50 रुपए प्रति केजी की दर से मिलाता है। मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? मतलब दो क्वांटिटी दिया हुआ है, उसको मिला के एक मिश्रण क्या तैयार किया जाता है, तो फुल्ली मिश्रण का से वेटेज पूछ रहा है। तो आप इसको एलिगेशन से बना सकते हैं, वेटेज एवरेज से लगा सकते हैं, यानी नॉर्मली गुना करके भी बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, आपको भी एक तरीका लगा सकते हैं इस प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए 2 केजी चीनी है जो 40 रुपए प्रति केजी की दर से, ठीक है, और 3 केजी चीनी जो है वह 50 रुपए प्रति की दर से बेचा जाता है। 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम क्या मूल्य होगा? मिश्रण का प्रति किलो हमसे पूछ रहा है, पूरा औसत क्या होगा? सिंपल हम क्या कर लेंगे, ऐसे प्रश्न को गुना कर देंगे। 40 × 2 कितना, 80, और 50 × 3 150, बट्टे कितना, टोटल 5 केजी खरीद रहा है, 230/5 कितना आ जाएगा, 46 केजी। कितना आ जाएगा, 46 रुपीज ये बेचेगा। 2 केजी चीनी को 40 रुपए की दर से खरीदा, 3 केजी चीनी को 50 रुपए की दर से खरीदा, तो टोटल हम मिला लिए 2 × 40 80, या 3 × 50 150/5, मतलब टोटल 5 केजी क्वांटिटी खरीद रहा है, तो कितना के दर से खरीदेगा, 46 के दर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, इसमें कितना समय लगेगा? इससे आसान प्रश्न तो कुछ हो नहीं सकता है। आप देखते हैं इसका आंसर लगा सकते थे 2 आवर्स। कैसे, आप लोग को पता होगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 150 किलोमीटर, कितना दिया हुआ है, 150। स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर की आवर। कितना घंटा लगेगा, कहेंगे सर 2 घंटा। आप देखते हैं इस प्रश्न को बना सकते थे, इस प्रश्न में और कुछ नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बी से दुगुना कुशल है, ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ए बी से दुगुना कुशल है, ए और बी मिलकर कार्य 12 दिनों में करता है, ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों का एफिशिएंसी हमको पता है, प्रश्न दिया हो ए और बी, इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए बी से दुगुना है, अगर बी 1 है एफिशिएंसी, तो ए कितना है, 2।
टोटल मिलके 12 दिन में ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल काम। टोटल काम कितना निकल जाएगा, 12 गुने इफिशियंसी दोनों का गुना कर दीजिए 36, 12 गुने 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए कितने दिनों में कार्य करेगा, ए का इफिशियंसी कितना, ए जो काम करेगा कितना दिनों में, 12 गुने 3 टोटल काम है, उसमें ए के इफिशियंसी से भाग दे दीजिए 2 से, कितना होगा 6×18 दिन। कितना दिन लेगा, 6×18 दिन। कुछ नहीं था, दोनों के इफिशियंसी से हम गुना कर दिए। यहाँ देखिए ए बी से दुगुना है, टोटल 36 काम हो गया। तो ए किसी काम को एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितने दिनों में 36 यूनिट काम करेगा, तो कहेंगे 18 डेज में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि अंकित मूल्य पे 750 रुपया है, यदि अंकित मूल्य 750 रुपया है और छूट 12% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान है, इससे आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता है। मार्क प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, 750 रुपया, इस पे 12% का डिस्काउंट दिया जाता है। हम लोग जानते हैं मार्क प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कहिएगा सर सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा हमें। इस पे 12% का डिस्काउंट है, 750 पे 12% मतलब 88/100। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए काट सकते हैं, जो कट जाए। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, इसको 4 से ये कटेगा, 22 12, 22 गुने 30 कितना हो जाएगा, 660, 660। एक तरीका तो ये था, बेसिक देख सकते, एक 88 जैसे ही देखे तो हम देख सकते हैं ये संख्या 11 से कटेगी। जो संख्या 11 से कटेगी, ऑप्शन हम देखते 11 से कौन संख्या कट रही है, एक ही संख्या है जो 11 से वह कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाता। चलिए इस प्रश्न में और कुछ करना नहीं था, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 सेंटीमीटर और गुने 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर मापने वाले एक धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोट ठोस घनों में ढाला जाता है। ऐसे कितने घन बनाए जाते हैं, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरे रूप में हम ढाला जाता है तो हम क्या जानते हैं, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु में ढाला जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने बी गुने एच, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। सभी लोग को पता होगा, ये लिखना जरूरी नहीं है बट लिख रहे हैं। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, 40 गुने 20 गुने 10। घन का एक भुजा कितनी है, कहेंगे 2 सेंटीमीटर है एक भुजा, 2 का क्यू, 2 गुने 2 गुने 2। काट दीजिए जो कट रहा है, 8 से 5 बार में ये खत्म, कितना हो जाएगा 1000, 20 25 100, 100 पे एक जीरो, 1000, कितना हो जाएगा ये 1000। ऐसे कितने घन बना सकते हैं, या गुने एन लिख सकते हैं, एन बराबर कितना, एन बराबर 1000, एन बराबर कितना, एन बराबर 1000। तो क्या करते हैं, दोनों के आयतन को हम इक्वल कर देते हैं, सेम किए, दोनों के आयतन को इक्वल कर दे, कितना घन बना सकता है, इंटू एन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो पहेली टुकड़े त्रिभुजाकार हैं और उनकी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, क्या वे सर्वागसम हो सकते हैं। अगर भुजाओं की लंबाई हमको समान दे चुका है तो किससे सर्वागसम होगा, वह एस एस के रूल के अनुसार, मतलब साइड 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 के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वागसम होगा। सिंपल लिख दिया है प्रश्न में ही आंसर, उनकी भुजाओं की लंबाई समान है मतलब साइड इक्वल है, तो किससे हो जाएगा ये सर्वागसम, यस बाय एस एस, हाँ एस एस के द्वारा यह त्रिभुज सर्वागसम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समकोण प्रिज्म का आयतन 1800 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन दिया हुआ था। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है वॉल्यूम बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। सभी लोग को पता होगा प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया था, आयतन 1800 है, आधार का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, बेस एरिया इसको लिख सकते हैं बी ए, हाइट कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, बेस एरिया क्या निकल जाएगा यहां से 90, कितना निकल जाएगा 90।
प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हमसे क्या पूछ रहा है? आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का आयतन दिया होता है 1800 और हाइट दिया होता 20। सिंपल हम भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 में है। उसमें 12 लीटर पानी और डालने पर दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है मिक्सचर एलिगेशन का। इससे इजी प्रश्न तो मिक्सचर एलिगेशन नहीं पूछेगा। चलिए आइए देखते हैं। 60 लीटर का दूध मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 में है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:1 है। ये 2 है तो ये 1:1। मिल्क और वाटर किसके अनुपात में है? 2:1 में है। 3 का वैल्यू 60 के बराबर है। टोटल 3 यूनिट कितना के बराबर है? 60 का, यानी 20 गुना। इसको कर दीजिए, ये 40 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 लीटर। इसमें 12 लीटर और क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। जब इसको 12 लीटर पानी इसमें मिलाया जाए तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 40:32 हो जाएगा। यही नया रेशियो हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32। नया रेशियो क्या हमारा निकल के आया? 5:4। क्या निकल के आया? 5:4। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई हो। इस बिंदु पर T एक स्पर्श करती हो तो स्पर्श रेखाखंड PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? स्पर्श रेखा की लंबाई। 5, 13 दिया हुआ है, हमारे दिमाग में डायरेक्ट हिट कर जाएगा, ये 12 होगा। कैसे? 5, 12, 13 का क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। और स्पर्श रेखा, जब स्पर्श रेखा केस बनता है तो क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा केस बनता है। देखिए फिगर के अनुसार देख सकते हैं आप, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह वृत्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसके केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु P, यहाँ पर कोई बिंदु है क्या? P। वृत्त के एक स्पर्श रेखा खींची गई हो। देखिए यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई हो, ये त्रिज्या जो हमारा है ये 5 है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और टेंजेंट के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री के सामने ये 13 है तो ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? तो 12। सिंपल देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? 12। समकोण त्रिभुज में 5, 12, 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसमें एक वृत्त में केंद्र के एक ही और, मतलब केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। केंद्र के एक ही और रहे या केंद्र के विपरीत और रहे, जब भी हमसे दोनों के बीच की दूरी पूछे हमें क्या करना है? देखिए जब एक ही और है तो दोनों जीवाओं का अंतर ले लेंगे, 12 - 16 मोड लगा देंगे, अब बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2। अगर दो विपरीत पूछता, अगर विपरीत पूछता तो हम क्या करते? जैसे A + B, दो जीवाएं हैं +2, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। अगर सेम दिशा में पूछ रहा है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। 12 और 16 को घटा देंगे कितना? 4 और 2 से भाग देंगे। इससे आसान आप नहीं बना सकते, इस चीज को यह ध्यान रखिएगा। जब उनके बीच की दूरी हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे? दोनों जीवाओं को घटा के 2 से भाग दे देंगे। कब? जब एक ही दिशा की ओर बने, एक ही ओर बना रहे, और जब विपरीत ओर बना रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। ये एक सर्कल है जिसमें दो जीवाएं हैं, एक जीवा 12 सेंटीमीटर और एक 16 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, जो 12 सेंटीमीटर जीवा हुआ ये यहाँ होगा और जो 16 सेंटीमीटर होगा ये यहाँ होगा। ये केंद्र से एक लंब दूरी खींचा जाता है। ये हमसे पूछा उनके बीच की दूरी ज्ञात की। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये कितना बन जाएगा? ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ये टोटल 12 है तो ये 6, ये 6, ये 16 है तो 8,
और 8, दो चीज है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम यहां से एक त्रिज्या ड्रॉ करते हैं तो ये जो ट्रायंगल है, ये पीला वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें ये 90 डिग्री में 6 है और ये 10 सेंटीमीटर इसका क्या है? त्रिज्या है। जब 10 6 10 और 8 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का। जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा टोटल? कहेंगे सर 8। मतलब ये पूरी रेखा का लंबाई पीला वाला का 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस रेड वाले पे क्रॉस गौर कीजिएगा, ये इस पे ये पूरा हो गया। अब इस छोटे वाले में देखिए, ये वाला, इस रेड वाले त्रिभुज में देखिए आप ट्रायंगल में, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 है। अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 8 है, ये 6 है, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये 2, दोनों के बीच की दूरी कितने? 2। वही हमसे पूछ रहा है इसकी लंबाई, ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। ये टोटल 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही 2 निकालने के लिए हम क्या किए, ना हमें कोई फिगर बनाना है ना कुछ करना है, दोनों जीवाओं के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, बटे 2 से भाग लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक खोखला गोलाकार बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। धातु का एक ठोस घनाकार टुकड़ा इसके अंदर पूरी तरह इस प्रकार डूबा हुआ है कि घन का विकर्ण, यहां से देखिए, घन का विकर्ण गोले की त्रिज्या के बराबर है। मेन चीज हमको यहां मिला, घन का विकर्ण जो है गोले की त्रिज्या के बराबर है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3a। ये गोला का त्रिज्या मतलब r के बराबर है। यहां से कुछ निकलेगा रिलेशन, धातु के टुकड़े द्वारा गोले का आयतन का कितना प्रतिशत है, मतलब घन का आयतन गोले के आयतन का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछ रहा है। ए बराबर क्या निकल जाएगा? ए बराबर निकल जाएगा r/√3। ये ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में? घन का आयतन, जो घन का जो धातु का टुकड़ा जो है घन के आकार का, उसका आयतन गोले के आयतन का कितना प्रतिशत है? घन का आयतन क्या होता है? कहेंगे सर AQ। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई RQ। पुट कर दीजिए, AQ जगह पे लिख सकते हैं r/√3 का Q बटे 4/3, पाई का मान 22/7 RQ। ये हो जाएगा RQ बटे 3√3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 4/3 गुने 22/7 गुने RQ। जो कट रहा है काट दीजिए। RQ से RQ कैंसिल हो गया, 3 से 3 खत्म, और कुछ कटेगा तो नहीं कट रहा है। अब √3 का वैल्यू हम ले लेते हैं, देखिए 1.73, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 100 लिख देंगे, बराबर 4 गुने 22/7, यही आया। काटिए, 25 चौका 100 गुने 7 175 बराबर 22 गुने 173। यही पूछ रहा है, ये इसका कितना प्रतिशत है, इसको गुना कीजिएगा। 175 बराबर 173 गुने 2, 6 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 346 को 11 से गुना कीजिएगा। 6 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 3 3806। ये कितना आ जाएगा? 3806, 3806 आ गया। अब 175 3806 का कितना प्रतिशत है? आप यहाँ लिख सकते हैं 175/3806 गुने 100%। या तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है? लगभग मान ज्ञात करने के लिए। देखिए ऑप्शन में 1 2 3 4% के लमसम है, तो हम इसका 1% देखेंगे कितना होगा। कहेंगे सर 10% ये होता है, 1% ये होगा। 38 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा? 40 गुने 5 200 होता है, उसमें से 10 हो जाए 190, मतलब 5 गुना तो नहीं है, 5 गुना से थोड़ा कम है, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 4.6। 4.6 ये कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? 4.6% के बराबर। अप्रोक्स देखेंगे हम, 38 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 38 दूनी 76, और 76 को फिर 1.5 गुना कर, 76 गुने 2 152, 152 से ज्यादा है, मतलब 4 गुना से थोड़ा आंसर ज्यादा है। अप्रोक्स लगा के हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
√3 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस √5 का स्क्वायर का मान क्या होगा। आप अगर आप लोगों को एक फार्मूला याद हो तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहिएगा सर 2a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला और होता है, अगर इनके बीच माइनस लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। कब, जब दोनों के बीच में माइनस लगा रहे हैं, अगर प्लस लगा रहे हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगा रहे हैं तो 4ab। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, प्लस लगा रहे हैं तो मतलब इस फॉर्मूला का यूज कर रहा है। हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर जोड़ √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 3, और √5 का स्क्वायर की जगह तो 5, कितना आ जाएगा 5 3 8 गुने 2 16 के बाद। आप दोनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला को भी और इस फार्मूला को। बार बार ये प्रश्न देखने को मिला है दोनों फार्मूला से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश किया, वर्ष के अंत में लाभ 60,000 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। इससे आसान प्रश्न तो नहीं मिल सकता है पार्टनरशिप में। प्रॉफिट को हम किसके अनुपात में बांटते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांटते हैं। जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाता है। कब, जब टाइम समाप्त सेम रहे। वैसे हम किस में बांटते हैं, प्रॉफिट को पी को बांटते हैं इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के में। जब टाइम कांस्टेंट रहे तो ये कांस्टेंट अगर रहे तो क्या होता है पी बराबर आई, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो गया वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। यहाँ पर टाइम का 1 वर्ष का चर्चा है, मतलब टाइम दोनों जगह कांस्टेंट है। तो देखिए 4 जीरो कॉमन है, 4 जीरो खत्म कर दिए यहाँ से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 2 और 3, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा 2:3 में। ए अनुपात बी, ये कितना हो जाएगा 2:3। ये लाभ हो गया, टोटल लाभ हमारा कितना है 60,000। 5 का टोटल लाभ हमारा 5 का वैल्यू कितना है 60,000 के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ में बी का हिस्सा पूछ रहा है, मतलब 3 वाला। तो 3 का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 12 पे 0 है, 3 पे भी 12 गुना कर दीजिए 36 पे 3 0, 36 पे 3 0। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल 650 रुपए को 1/4 इस्टू 1/6 इस्टू 1/8 के अनुपात में भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या है, ये चीज प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात है 1/8। बहुत तरीका है इस बनाने को, इसको जब इस फ्रैक्शन में रहेगा तो इसको सिंपल फॉर्म में हम रेशियो में बदल देंगे। सिंपल में कैसे बदलेंगे, या तो हम 4 6 8 का एलसीएम ले लें और उसको गुना करते जाएं, इससे भी कर सकते हैं, या एलसीएम ना ले तो हम कैसे कर सकते हैं, हमको जिसका निकालना है, जैसे हमको पहला वाला का निकालना है, पहला वाले को निकालना है तो पहले वाले को हम पीछे छिपा लेंगे, पहले वाले को छिपा लेंगे, इस दोनों का गुना करके लिख देंगे 8 छक्के 48। ठीक है, बीच वाला निकालना है तो 8 चौका 32। सबसे लास्ट वाला निकालना है, इसको बंद छिपा लीजिए 6 छक्का 24। आप इसका छोटा रूप ले लीजिए, सबसे छोटा कीजिए, ये 8 से कट रहा है, लिख देंगे 8 छक्के 48 8 चौका 32 8 दिया 24। रेशियो कितना आ गया 6 4 और 3 के रेशियो में। टोटल हमारा 650 है, टोटल हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, टोटल 650 दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 6 4 10 3 13 13 का वैल्यू है 650। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहला भाग, पहला भाग कितना है 6, ये 50 गुना है, 50 गुने 6 कितना हो जाएगा 300। एक तरीका तो ये है बनाने का रेशियो। अगर आपको ये रेशियो नहीं आता है बनाने तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, 4 6 8 का एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 1/4 1/6 और 1/8, आप 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 24 से गुना कर दीजिए सभी को, 24 से गुना कीजिएगा तो हो 6
4 3। यहां से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आंसर कितना हमारा आ गया 300। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 2400 मतों से हराया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इलेक्शन का प्रश्न रहे तो प्रश्न पर एक चीज गौर करने वाला है, क्या विजेता को जो प्राप्त होता है वह किस प्रकार का मत प्राप्त होता है, या उसको कुल मत का प्राप्त हो रहा है या वैलिड वोट का प्राप्त। अगर प्रश्न में वैलिड वोट का प्राप्त हो तो हम सीरीज मेथड लगाएंगे, अगर टोटल मत का प्रयोग हो तो 100 वाला मेथड लगाएंगे। देखिए कह क्या रहा है हमको, विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, यानी वैलिड वोट का 60%। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चीज का है। हम शुरू से जाते रहेंगे, जहां कह रहा हूं वहां पहुंच जाएंगे। या हमारे पास या तो लास्ट का डाटा दे दे, शुरू पूछेगा, या शुरू का दे दे, लास्ट का दे दे, या कोई बीच का डाटा मिस कर दे, यही हमसे पूछेगा। देखिए जैसे से प्रश्न है वैसे से सक्सेसिव हम शुरू करते जाएंगे। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मत डाला, हमसे क्या पूछ रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या हम टी मान लेते हैं। प्रश्न कर रहा है 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो कितना मतदान किया होगा 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/4। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध हो गया, इतना वोट पड़ा है, इसका 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। ठीक है, विजेता को वैध मतों का 60% मिला, अगर विनर को 60% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा 40%। दोनों का डिफरेंस कितना 20%। इस 20% का वैल्यू कितना है 2400 का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये किसके बराबर है 2400 के बराबर। किसके बराबर है 2400 के बराबर। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 12 दूनी 24, 200। ठीक है, 25 गुने 4 100 गुने 2 कितना हो जाएगा 2000। ये कितना हो गया 2500 का 100 गुने 2 200 2000 कितना हो गया 2000। टोटल मतदाता कितनी संख्या है, टोटल मतदाता 3 है। टोटल मतदाता को हम टी माने, उसमें 25% मतदाता ने मतदान नहीं किया, तो कितना मतदान किया 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/4। 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 और 1/5 उसमें कहता है विजेता को 60% मत मिला, तो विजेता को कितना मिला होगा 40%। और 2400 मतों से वह चुनाव हराया, मतलब जीत हार का अंतर कितना 20%। 1/5 बराबर 2400 के बराबर कर दिए। यहां से आप टी का टोटल मतदाताओं की संख्या निकाल सकते हैं। 4 तिया 12 को 200, 200 को गुना कीजिएगा 25 गुने 4 100, मतलब 200 गुने 100 कितना हो जाएगा 2000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10,000 की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी जाती है। 5 वर्ष के अंत में यह राशि 15,000 रुपया हो जाती है। हो जाती का अर्थ क्या हो जाता है, यह राशि मिश्रधन हो जाता है। अगर हमारा सिंपल यहां से देखिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 रुपया और अमाउंट कोई राशि 15,000 हो जाता है, 15,000 हो जाता है। यहां से एसआई क्या कितना निकल सकता है, कहेंगे सर एसआई बराबर हो जाएगा 5,000। एसआई कितना 5,000। क्या होता है एसआई बराबर ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये सभी को पता होगा। अब देखिए यहां तक हो गया, एसआई हमको प्राप्त हो गया। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, 2% कितना एक साल के लिए, 5 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज अधिक होती, तो कहते सर 10%। 2 वर्ष अधिक होती तो 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, एक साल में 2% ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में कितना प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा 10%। इस संख्या का 10% निकाल दीजिए, 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल ब्याज 6,000। यही तो हमसे पूछ रहा है टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6,000। 5 गुने 2 कितना 10%। इस संख्या का हम 10% निकाल दिए, कितना हो गया 10 कर दीजिए 1,000। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। क्या किए हम
विसर्जन हो जाता है। अमाउंट हमारा इतना दिया हुआ था, सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल को घटा दिए। प्रिंसिपल हमको से घटाने के बाद हमारा एसआई प्राप्त हो गया 5,000 एक निश्चित राशि पे। जब ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, 2% बढ़ने का अर्थ होता है जो पहले ब्याज था उससे 2% और बढ़ा। एक साल में 2% बढ़ रहा है तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा? वो 10%। तो राशि का बढ़ा होगा। राशि हमारा 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ, मतलब 5,000 प्लस 1 6,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121:36 है, यदि बड़े त्रिभुज का परिमाप 55 इकाई हो तो छोटे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी लोग, आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगा। देखिए, एरिया जब त्रिभुज A1 बटे A2 होता है, ये किसके से बराबर होता है? तो सर S1 बटे S2 होता है, बराबर पेरीमीटर P1 बाई P2 होता है, बराबर H1 बाई H2 के बराबर होता है, बराबर मीडियन M1 बाई M2 के बराबर होता है। इसका होल स्क्वायर के बराबर होता है। सभी लोग को पता होगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बड़े त्रिभुज का परिमाप 55 इकाई है, एरिया हमको दिया हुआ है 121 बटे 36, ठीक है। तो ये, तो साइड का परिमाप क्या हो जाएगा? P1 बटे P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको अंडर रूट इसका स्क्वायर कर देंगे, 11 बटे 6 बराबर P1 बाई P2। परिमाप दिया हुआ है 55, बड़े इकाई का परिमाप कितना है? 55 इकाई। इसका वैल्यू 55 के बराबर है। ये कितना गुना है? कहेंगे सर 5 गुना। इसको भी 5 गुना कर दीजिए। कितना? 6 5 30। यही तो हमसे पूछ रहा है, 30 इकाई। ये चीज आपको पता होगा सभी को। प्रॉपर्टी अगर पता होता तो आप डायरेक्ट कर देते यहीं पे मन से मन। 11:6 का रेशियो है। 11 का वैल्यू 55 के बराबर है, तो 6 का वैल्यू कितना के बराबर? 30 के बराबर। सिंपल निकाल सकते, इतना कुछ करना जरूरी नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2x प्लस 2 बटे एक्स बराबर 3 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 2x जोड़ 2 बटे एक्स बराबर 3, ये मान हमसे पूछ रहा है। क्या करेंगे? हम दोनों तरफ x से 2 से भाग दे दिए, दोनों तरफ नहीं, 2 से हम भाग दे दिए। ये समीकरण है, इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं। दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 बटे एक्स 3 बटे 2। यहाँ लिख सकते हैं 2 से दोनों और भाग देने पर, 2 से दोनों और भाग दिए तो ये रिजल्ट आया। सभी को पता है। जब ये रिजल्ट पता है, हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। आप लोग को एक रिजल्ट पता होगा मेरे दोस्त, एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर अगर p है तो एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो सभी लोग कहिएगा सर p का स्क्वायर माइनस 2। ये रिजल्ट सभी लोग को पता होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कहेगा नहीं। सेम रिजल्ट यही है, तो हमको क्या करना है? कहेंगे सर 3/2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे। यही करना है हमें। 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 1/4 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए? सबसे पहले दोनों तो और 2 से भाग दे दिए। 2 से भाग देने के बाद ये एक्स बचा, ये 1/x, ये 3/2 चला गया। तो अब इसको रिजल्ट पता था, इस रिजल्ट से अनुसार प्रश्न को आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 55 555 5055, ये सीरीज में बता। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप कीजिए? जोड़ने मत बैठिए, क्या कीजिए? सबसे मैक्सिमम टर्म गिनिए कितना है? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5 लिख दीजिए। कौन रिपीट हो रहा है? तो कहिएगा सर 5 रिपीट हो रहा है। 5 से सबको गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा, कैसे हो जाएगा? 5 25 का 5 हासिल 2, 5 चौका 20, तो 22 का 2 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 का 7 हासिल 1, 12 25 60 1 61, 61 725 आ गया। तो ये संख्या का जोड़ लिए तो हमारा कितना आया? 61 725। तो 726 वाला आंसर नहीं होगा, 726 वाला नहीं आया। 2 ऑप्शन तो हमारा यही खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1/2 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20
जोड़ 1/30 को जोड़ना है। या तो आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए और जोड़ दीजिए, इस तरीका से भी आप जोड़ सकते हैं, बट आपको एक अच्छा यूनिक ट्रिक हम सिखा रहे हैं, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं आप 3 × 4, इसको 4 × 5 और ये 5 × 6। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये संख्या किस में है, तो कहेगा सर एक एपी यानी में समांतर सीरीज में है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 1 का है। ठीक है, जब भी ऐसा रहे ये सेम एपी के सीरीज में रहे और सेम डिफरेंस में है, तो हम क्या करेंगे, संख्या कैसे लिखेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या गिन लेंगे कितनी है, कहेंगे सर 5, उसका पहला टर्म मतलब पहला टर्म हो गया ये और लास्ट टर्म हो गया 6, 1 × 6 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5/6, 5/6, इतना तो हमारा तो आया था, इसमें हम 5/6 और लिख देंगे प्लस 5/6, हम लिख सकते हैं इसको 61 725 5 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप इसका एलसीएम ले सकते थे, सबका एलसीएम कितना आ जाता, 60 आ जाता, 60 से करते तब पर भी आपका रिजल्ट 5/6 ही आता, आप कुछ भी करते। लेकिन इसके लिए क्या है, अगर एपी में रहे, सबसे पहले हम फैक्टर देख लेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस सेम है, तो संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 और 5 है, और पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/6। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x बराबर √27 + √3 हो तो x² का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखते ही आप लोग को माइंड में ही कैलकुलेशन आ गया होगा, कलम उठाने का जरूरत नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 48, कितना आ गया 48। कहिएगा सर कैसे, √27 को हम लिख सकते हैं 3 + √3 और √3 पर ये 3 है, ये कितना हो गया 4√3, x बराबर 4 जब 3 आ गया, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 × 3 कितना हो गया 48। आपको यहाँ देखते ही पता हो जाएगा 3 √3 + √3 यानी 4√3 का हम स्क्वायर करेंगे, 4 से 16 तिया 48। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4000 रुपया 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजन है कि एक योजना में निवेश किए जाते हैं, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या पूछ रहा है, 2 साल और तीसरे साल के बीच का, मतलब दूसरे साल और तीसरे साल के बीच का सीआई का अंतर पूछ रहा है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच के सीआई का अंतर पूछ रहा है। देखिए 4 है, इसको बनाने का बहुत तरीका है, हम आपको 2 मेथड सिखाएंगे, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड देखिए, 4000 रुपया मूलधन है, 4000 लिख दीजिए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 15%, कहिएगा सर 3/20। पहला साल हम जब लिखेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज, दोनों के ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो हम ब्याज लिख देंगे, ब्याज कितना हो जाएगा इसका 3/20। दूसरा साल में क्या हो जाएगा 23/20। अब डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 3/20, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आप यहां से भी देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 खत्म, 2 दूनी 4 से 1 खत्म, 23 9 207, 207/2 कितना हो जाएगा 103.5, 103.5। आपका आंसर आ गया 103। एक तरीका तो ये है बेसिक, एक तरीका और आप निकाल सकते हैं। देखिए मेथड नंबर 2, 4000 रुपया राशि है, 15% वार्षिक दर से, एक साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा राशि, कहिएगा सर एक साल के बाद यह राशि 115% हो जाएगा। उसके बाद दूसरे साल के बीच में 15% और लेगा, फिर 15% लेगा, अब डिफरेंस हो गया दूसरे साल। यहां से कहेंगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन 9 का मल्टीपल है, एक ही क्वेश्चन 9 का मल्टीपल। अगर 9 का 2 मल्टीपल आ जाता, 9 का 2 मल्टीपल आ जाता, तो हम 115 में देख सकते थे 23 का मल्टीपल। जब 23 का मल्टीपल तो एक ही आएगा, कोई ना कोई तो एक ऑप्शन मिल जाए। आप डिजिबिलिटी से भी बना सकते थे, बेसिक तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते थे प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है,
इन 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं को, पिछली 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाए, मतलब पीछे की ओर शामिल किया जाए, तो नई जोड़ों की संख्याओं का औसत क्या होगा। एक क्लास में और आपको हम बताए थे, संख्या का जो एवरेज में आगे जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो वो एवरेज किस पे प्रभाव पड़ता है, संख्याओं से कोई मतलब एवरेज पे प्रभाव पड़ता है, ये चीज आपको पता है थे। विषम संख्या है, एवरेज हमारा कितना था 27, एवरेज कितना है 27। अगर 5 आगे वाली संख्या जोड़ी जाती तो हम क्या करते, कहते सर विषम संख्याओं में 2 का गैप होता है, सम में भी और विषम में कितना का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो आगे कहता है तो हम 5 गुने 2, मतलब 5 संख्या है तो 5 गुने 2 करके जोड़ देते हैं। पीछे की ओर कह रहा है तो 5 गुने 2 करके हम घटा देंगे, 5 संख्या था पीछे की ओर, गुने 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 17। आंसर हमारा क्या हो गया 17। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि संख्या पर जो बढ़ाई जाए घटाई जाए तो क्या होता है, एवरेज पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये चीज ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन में, तो आपके पास बेसिक पता होना चाहिए। 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है 27 है। 5 विषम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना है 27। ये 29 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, इधर ये 25, ये 23, ये हमारा संख्या है पहले। अब इसे कह रहा है 5 और पहले वाली संख्या की तरफ आओ, 5 और पहले वाली संख्या की तरफ हमें आना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 23 में 2 विषम, 21 19 17 15 और 13। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नई जोड़ी वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। ये संख्या का टोटल का एवरेज नहीं पूछ रहा है हमको, नई वाली संख्या का एवरेज क्या होगा, ये 17 एवरेज होगा। क्या एवरेज हो जाएगा 17। अगर हमसे पूछता फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का योग कितना होगा, 13 और प्लस 31 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 31 कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 44, 44 भागा, उसका एवरेज पूछता तो उसका भी हम एवरेज निकाल सकते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे मेरे अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 छात्रों वाले समूह में ए का औसत अंक 40 वर्ष है, 40 छात्रों वाले समूह बी का औसत अंक x वर्ष है। अगर समूह ए तथा समूह बी का संयुक्त औसत आयु 50 वर्ष है तो x का मान याद कीजिए। ये चीज प्रश्न दिया हो, इससे आसान प्रश्न एवरेज में हो नहीं सकता, आप सिंपल वेटेज एवरेज लगा दीजिए। देखिए 2 समूह है, एक ए है एक बी है और टोटल ए और बी है, ठीक है। समूह ए में 20 छात्र हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, कहेगा सर 20 छात्र हैं, और दूसरे में समूह में बी में 40 छात्र हैं, ठीक है। इनका एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है 40, और ये एक्स है, और टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है 50, ये हमारा एवरेज दिया हुआ है। चलिए इतना चीज आपको पता है। हम जानते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए अब 20 से भाग दीजिए, एक बार में 2 बार, ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 3। ए और बी, ये 1 है ये 2 है, ये टोटल कितना हो गया 3। अब हमसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, भैया हम सिंपल सा इसके बराबर ही कर सकते हैं, ये संख्या गुना कर दीजिए, 40 जो 2x बराबर 50 दिया 150, 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कहेगा सर 110, x बराबर 55। आप इससे आसान तरीका नहीं बना सकते थे, आप वेटेज एवरेज भी लगा सकते थे, टोटल एवरेज कुछ मान से इसके बाद इसका निकाल सकते हैं, बट हमें जरूरी नहीं समझ में आ रहा है। आप वेटेज एवरेज लगाते तो कैसे लगाते, सर एवरेज 50 है, 50 से ये कितना कम है 40, तो -10, ये -10 कम हो ज्यादा होता कितने लोगों पर, तो 2 लोगों पर, 50 प्लस 10/2 यानी 55 यहाँ से। आप इस तरीका से भी बना सकते थे, इस तरीका से भी बना सकते थे। तरीका वैसा अपनाना चाहिए जो एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग को ना थकाए। हमें वेटेज एवरेज लगाने पे या आपको लगाने पे दिमाग थकता है, लेकिन गुना करने पे हमको दिमाग नहीं थक रहा है, ये सिंपल डाटा है, हम इसको आसानी से गुना कर सकते हैं, इसलिए हम गुना करके निकाल दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। PQR अकेले एक काम को करते हुए एक कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात P को काम को छोड़ दिया। Q ने पूरे कार्य करने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ठीक है।
आर ने शेष घास अकेले पूरा किया तो कुल कार्य कितने दिनों होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम जो ट्रिक आपको बताएंगे, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिएगा, इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई ट्रिक नहीं है, अच्छा मेथड है। आप देखिए 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर, ठीक है। इसका डे का जो रेशियो है क्या है, 15, 20 और 30। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, यहां से कहेंगे सर 60, एलसीएम ले लिए। इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा, क्षमता कहेंगे सर 4, 3 और 2, 4, 3 और 2 का क्षमता हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं है। हमें एक चीज पे गौर करना है, जो पहले काम करके छोड़ के जा रहा है, मतलब शुरुआती में जो काम छोड़ के जा रहा है, उसको हम जितना काम किया उतना टोटल काम में से घटा के उसको हटाते जाएंगे। मतलब फिर से सुनिए, जो स्टार्टिंग में काम को छोड़ रहा है, कुछ न कुछ जो काम किया है, उसके काम को टोटल काम से घटाकर उस आदमी को डिलीट कर देना है। यही चीज ध्यान रखना है। आप प्रश्न को पढ़िए। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ करता है, परंतु 4 दिन के पश्चात पी ने कार्य को छोड़ दिया। मतलब स्टार्टिंग में ही पी काम को छोड़ देता है। पी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 16 काम किया होगा। 16 काम खत्म, 44 काम बचा। पी यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पी काम पे नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में काम को छोड़ा है। ये चीज है। अब कह रहा है और जो लास्ट में काम को छोड़ता होगा, एक चीज और, जो स्टार्टिंग में काम को छोड़ता होगा उसको माइनस कर देंगे, जो लास्ट में काम को छोड़ता होगा उसको प्लस करेंगे, क्योंकि वह लास्ट तक काम में रहा। क्यू ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य को छोड़ा। मतलब जब कार्य खत्म हुआ उसके 6 दिन पहले कार्य को छोड़ा है। तो एक दिन में क्यू 6 यूनिट का 3 यूनिट काम करता है, 6 दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 18 यूनिट। कितना हो जाएगा, 62। तो लास्ट तक रहा, मतलब क्यू अंतिम में गया है। शुरुआती में जाता तो माइनस करता, लास्ट में है तो रहने देंगे। अब हमसे पूछ रहा है आर शेष कार्य अकेले पूरा, तो कुल कार्य कितने दिनों में, क्या पूछ रहा है, कुल कार्य। टोटल काम कितना है, 62 काम। कौन करेगा, ए, क्यू और आर। इफिशियंसी कितना, 3, 2 और 5, कितना हो गया, 62/5। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिल सकता है। क्या है, ध्यान रखिए, जो पहले कार्य करके गया उसकी कार्य की क्षमता को, जितना दिन काम किया उसको, जितना काम किया होगा जितना दिन में, उसके काम को घटा लेंगे। कह रहा है पी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। पी एक दिन में 4 यूनिट काम करता था, 4 दिन में 16 यूनिट काम किया। 60 काम में से 16 यूनिट काम को खत्म कर दिया और पी चला गया। पी का नाम निशान खत्म हो गया। अब कह रहा है काम को समाप्त होने, मतलब स्टार्टिंग में पी गया था और काम समाप्त होने से पहले कौन जाता है, तो क्यू जाता है। तो क्यू 6 दिन पूर्व कार्य को छोड़ता है, मतलब क्यू रहा होगा काम में, उसके एफिशिएंसी को जोड़ देंगे जो लास्ट में जाएगा। 44 + 18 कितना हो जाएगा, 62। अब पूछ रहा है टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 62 काम है। क्यू और आर मिलके कितने यूनिट काम करेगा, 3 और 2 5 यूनिट, तो 62/5। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल विद्यादान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंटों के साथ